गुड मॉर्निंग। मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में पाठ 5 रेशों से वस्त्र फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने रेशों से वस्त्र में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जिनमें जातव रेशे के बारे में बताया था। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम, जो किससे प्राप्त किए जाते हैं? भेड़ एवं रेशम कीट से। उसी तरह ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ों की नस्ल बताई थी, जो लोही, रामपुर, मुसायर, नाली, बाखरवाल, पाटनवाड़ी, मरवाड़ी। जो उनके क्वालिटी जो है, लोही उत्तम कोटि के हैं, रामपुर भूरी ऊन है, नाली दरी की ऊन है, बाखरवाल सौलों के लिए ऊन, और पाटनवाड़ी होजरी के लिए, मरवाड़ी मोटा ऊन। तो ये सब क्रमशः राजस्थान में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, और मरवाड़ी भी गुजरात में पाए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु में हमने आगे पढ़ाया था, जिसमें कौन कौन है? याक है, ऊँट है, तो इसमें एक पश्मीना भी होता है, बकरी, अंगोरा बकरी होते हैं, लामा प्राप्त होते हैं, एल्पेका जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और रेशों को ऊन से संसाधित करना, प्रोसेसिंग भी, और फाइबर टू वूल भी पढ़ाया गया था, जिसमें ऊन की कटाई पहला चरण, दूसरा चरण में अभिमार्जन या मंजाई, और तीसरा चरण था छटाई। तो इस तरह चौथा चरण था धोना या सुखाना, वाशिंग, ड्राइंग। तो इस तरह से फिर पांचवा चरण में आया कलरिंग या रंगाई, छठवां में रीलिंग। तो ये सब हम लोग एक एक करके चर्चा कर चुके थे। तो आगे आज हम पढ़ाते हैं रेशम सिल्क। रेशम सिल्क आप लोग सुना होगा, अक्सर सभी के घर में लोग रेशम से बनी साड़ियाँ, कपड़े पहनते हैं। इसका अधिकतर साड़ी बनता है, कुर्ता बनता है, जो अधिकतर लोग पहनते हैं। तो रेशम एक अन्य प्रकार का जातव रेशा है। ये भी क्या है? एक जातव रेशा है, जिसे कीट से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? कीट से। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं, रेशम के रेशों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों, एक प्रकार का कीड़ा है, को पाला जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसको इंग्लिश में सेरीकल्चर, बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, इससे जानने के लिए पहले आप रेशम कीट के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में जानना आवश्यक है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र, आगे बढ़ते, रेशम कीट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो फीमेल या मादा रेशम कीट अंडे देती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिसे रेशम कीट या सिल्क वर्म या सुंडी या कैटरपिलर कहते हैं। वे शहतूत या मलबरी की पत्तियां खाती हैं। शहतूत पौधा जो आप लोग कभी देखा होगा, रांची जाने के रास्ते पर भी शहतूत का तसर उद्योग है, जहाँ वहाँ शहतूत का पौधा लगाया गया है, जिस पर ये कीड़े को पाला जाता है, जिसको बोलते हैं शहतूत या मलबरी, और जिसकी पत्तियों को ये खाते हैं और आकार में ये बढ़ती हैं। सिल्क कीड़ा अपने जीवन चक्र के अगले चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कैटरपिलर या लार्वा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। क्या बुनता है? जाल। इर्द गिर्द जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। सिर की इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो सूख कर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो इस पर और एक बार ध्यान से सुने। ये क्या करता है? अपने कैटरपिलर इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। इसके बाद वह अपने सिर पर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है, और सिर को इन गतियों के समय सिल्क कीड़ा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो शुरू में क्या होता है?
लिक्विड रहता है जो सूख कर कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं जो है रेशम कीट का जीवन चक्र। यहाँ जो है लार्वा, ये लार्वा है, पहले अंडा दिया जाता है, अंडा देने के बाद ये लार्वा बनता है, फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है। और उसके बाद थर्ड में क्या होता है, प्यूपा, और फिर ये फोर्थ स्टेज में क्या बनता है, वयस्क कीट, जिससे आप आसानी से चित्र के द्वारा समझ सकते हैं और अपनी कॉपी पर भी बनाइएगा। तो सुंडी या कैटरपिलर जल्द ही रेशम कीड़े से अपने को पूरी तरह क्या कर लेता है, ढक लेता है। अब प्यूपा कहलाता है। क्या कहलाता है, ढकने के बाद प्यूपा कहलाता है। इसको हम लोग प्यूपा कहते हैं, या इंग्लिश में भी प्यूपा कहते हैं, हिंदी में भी। इसके ऊपर का आवरण या कवरिंग कोकून कहलाता है। जो ढक लेता है इसको प्यूपा बोलते हैं, और उसका जो कवरिंग होता है इसको कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है। इसी कोकून से रेशमी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। कोकून से जो उसका ढक्कन होता है जिस पर वो ढका रहता है अपने आप को, उसको उसी से हम लोग को रेशम तंतु मिलते हैं। रेशमी तंतु से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं, और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो आप समझ चुके होंगे रेशम का जो धागा है वो स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं, वे एक दूसरे से काफी अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न रेशम धागों की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट आदि भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार तसर, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क और एरी सिल्क आदि विभिन्न प्रकार के एरी सिल्क, आप लोग सुना होगा, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, तसर सिल्क, ये सब बनता है। तो इसके लिए के धागे से बनते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम, सबसे सामान्य होता है शहतूत जो पत्ता खाता है वो कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मलबरी, कोमल, चमकदार और लचीले इलास्टिक होते हैं। इन्हें सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध होता है मलबरी। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 5। अब विज्ञान में हम लोग बिना प्रयोग के इसको साबित नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक प्रयोग है। अब रेशम कीट का जीवन चक्र को सही क्रम में समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रंगीन चित्र गत्ते पर बनाते हैं, और रेशम कीट के जीवन चक्र को चित्र को विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार काट लेते हैं। अब इन चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास करते हैं। रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना। रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करना एक पेशा है जो हमारे देश में व्यापारिक पैमाने पर अत्यधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को जमा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार रेशम उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो इसमें क्या क्या चरण है, इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन। तो पहला जो है रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म। रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म में एक मादा या फीमेल रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। कितने देते हैं? सैकड़ों अंडे। अंडों को सावधानी पूर्वक कपड़ों की पट्टियों या गत्तों, बक्सों या बांस के ट्री में एकत्र करके रेशम कीट पालकों, किसानों को बेच दिया जाता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ चित्र पर देख रहे हैं, ये सैकड़ों अंडे देती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ अंडा है, सैकड़ों दिया गया है, ये रेशम कीट है। मादा रेशम कीट और उसके अंडे किसान हैं, चित्र में दिया गया है। किसान अंडे के बॉक्स या ट्रे को स्वस्थकर
हाइजेनिक उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में अंडा सेने की मशीन इनक्यूबेटर भी रखते हैं। मतलब व्यापारिक स्तर पर इन्हें अधिक से अधिक बनाने के लिए क्या रखा जाता है, अंडा सेने की मशीन इनक्यूबेटर भी रखते हैं। यह मशीन विद्युत द्वारा गर्म किया गया बॉक्स है। इन अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात जो आप लोग इससे जान रहे हैं। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा। इस तरह ये शहतूत की पत्तियां लार्वा को खाती हैं। आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये लार्वा है और ये पत्तियां हैं। इन अंडों में से लार्वा बाहर निकलती है, तब इन्हें रेशम या शहतूत वृक्ष की ताजी पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है। ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और अमाप साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। अब लार्वा को शहतूत की ताजी कट्टी पत्तियों के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों तक लार्वा खाना बंद कर देते हैं। कितने दिनों में? 25 से 30 दिनों में ये लार्वा खाना बंद कर देते हैं और इसे पुआल या छोटी झाड़ियों पर रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं, दिया जाता है जिस पर वह अपना कोकून बना सकते हैं। ये पुआल या झाड़ियों में चिपक जाते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर रेशों से कोकून बनाते हैं। रेशम लार्वा कीड़ा कोकून के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। जैसे कि आप लोग को पहले बताया गया, ये कोकून के अंदर प्यूपा में बदल दिया जाता है। इसके बाद यह सलभ या मोथ में विकसित होता है। सलभ या मोथ में विकसित होता है। जैसे यहाँ पर चित्र दिया गया है, पुआल पर कोकून बनाना। इसको पुआल पर कोकून बनाया गया है, ये देख रहे हैं हम लोग। इस तरह का चित्र बना दिखाया जा रहा है। अब रेशम का संसाधन। रेशम रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप या भाप में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? धूप या भाप में अथवा पानी में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा कोकूनों से रेशम तंतु अलग हो जाते हैं और ये तंतु इतने परिष्कृत या फाइन या कोमल डेलिकेट होते हैं कि इनको पकड़ना संभव नहीं होता है। अतः इनमें से अनेक तंतुओं को एक साथ घुमाकर रील धागा बनाया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए कोकून से रेशमी धागा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेशम का रील कहते हैं या रीलिंग ऑफ सिल्क कहा जाता है। रेशम का रील बनाना या रीलिंग ऑफ सिल्क, इसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है। ये मशीन से किया जाता है। ये मशीनें कोकून से रेशम के तंतुओं या धागों को खोल देती है। फिर रेशम या फाइबर की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। इन्हीं द्वारा क्या होता है? वस्त्र। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। आजकल बाजारों में कृत्रिम रेशम के वस्त्रों की बिक्री हो रही है। क्या कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेशम या शुद्ध रेशम में अंतर कर सकते हैं? तो इसके लिए भी एक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। संश्लेषित रेशम एवं शुद्ध रेशम के कपड़े की पहचान, इसको हम लोग प्रयोग द्वारा जानेंगे, जो आपके लिए भी बहुत अच्छी जानकारी है। तो क्रियाकलाप 2 में हम लोग जानते हैं, संश्लेषित रेशे या शुद्ध रेशम की पहचान शिक्षक सावधानी पूर्वक करके दिखलाएंगे। मतलब जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक है वो करके दिखा सकते हैं। इसके लिए रेशमी और कृत्रिम रेशम के बने वस्त्र के टुकड़े को चिमटा से पकड़कर मोमबत्ती की लौ में सावधानी पूर्वक जलाइए। आप देखिएगा कि कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र का टुकड़ा क्या होता है? शीघ्र जलने लगता है, जो नकली होता है। और शुद्ध रेशमी के टुकड़े के जलने से ज़्यादा समय लगता है। वो जल्दी जल के ख़त्म हो जाता है और ये तुरंत नहीं जलता है।
तो यही हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में रेशम, झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। हमारे राज्य जो झारखंड में तसर उत्पादन होता है। झारखंड राज्य में रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश प्रमुख स्थान है। तो राज्य में धनबाद, इन्हें भी जानिए ठीक से, धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज आदि जिलों में तसर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। खरसावां जिले का कुचाई सिल्क उत्तम प्रकार का रेशम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इन्हें जानिए। रेशमी और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़ों को प्रकाश के सामने देखिए। आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्र चमकदार हैं, जबकि ऊनी वस्त्र नहीं है। भारत में रेशम उत्पादन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीटों के पालन, कोकून से रेशम को निकालने एवं रेशमी वस्त्र निर्माण आदि अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। वे अपने इस उद्यम कार्य द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहला स्थान है। मतलब प्राकृतिक उत्पादन जो होता है उसमें कौन देश है? चीन। चीन देश विश्व का पहला स्थान रखता है। भारत का स्थान क्या है? उसके बाद दूसरा स्थान है। भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। हम इस तरह से हमने क्या क्या सीखा? ऊन और रेशम जातों रेशे हैं। ऊंट, भेड़, बकरी, याक आदि से ऊन तथा रेशम कीटों में रेशम प्राप्त होता है। भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए अधिकांश भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों की कटाई, धुलाई, फिर धुलाई, कटाई, रंगाई, बुनाई की जाती है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर अच्छी तरह से पलते हैं। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क कीट बनता है तथा रेशम के रेशों से कोकून बनाते हैं। रेशा प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रीलिंग। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। तो इस तरह पाठ खत्म हुआ। आप सही इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से और इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इसमें आप क्या जवाब दे सकते हैं? निम्नलिखित में किससे रेशम ऊन प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? नहीं किया जाता, सॉरी। तो किससे होगा? आप ही बता सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसमें किससे नहीं प्राप्त होता है? बकरी से। निम्नलिखित में कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो कीट नहीं है। मलबेरी, तसर और मूंगा है। रेशम कीड़ा है क्या है? कैटरपिलर, कुकन, शलभ, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कीड़ा क्या है? कोकून से प्राप्त होता है। हमें कहाँ से मिलता है? कोकून से। और निम्नलिखित में कौन सा ऊन नहीं देता है? कुत्ता नहीं देता है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ आसानी से हम लोग बोल सकते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें है यहाँ पर क्या होगा? पौधा एवं जांतव से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः गर्मी के मौसम में होती है। सामान्य रेशम कीट क्या है? सामान्य रेशम कीट क्या है? रेशम की रेशा से प्राप्त किया जाता है। और रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं। और रेशम रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। तो खंड खा आ से खंड बा में सही मिलान करना है। तीसरा नंबर। तो इसमें जो है तीसरा नंबर में
अभिमार्जन। अभिमार्जन जो है वो काटी गई ऊन की सफाई होती है। शहतूत की पत्तियां क्या है? रेशम कीट का भोजन। याक क्या है? ऊन देने वाला जंतु है। कोकून क्या है? फाइबर, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। इसी तरह चौथा नंबर, 2 जंतुओं के नाम लिखे जिनसे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन कौन है इसमें? भेड़, रेशम कीट। कौन कौन हो सकते हैं? भेड़ और रेशम कीट। रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? तो रेशम कीट पालन से हम लोग यही समझते हैं कि आर्थिक रूप से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों या कीड़ों के पालन को रेशम कीट पालन कहते हैं। आर्थिक रूप से रेशम प्राप्त करते हैं, जिससे हमें क्या होता है? आर्थिक मदद मिलती है। भेड़ों की कौन से भाग तंतु ऊन बनाने के लिए काम में आता है? तो ऊन, जाता रेशा जो भेड़ आदि जंतुओं को प्राप्त करते हैं वे किया जा सकता है। भेड़ ऊन प्राप्त किया जा सकते हैं। ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार के प्राप्त किए जाते हैं? तो ऊन तंतु के बालों की कटाई, धुलाई, रंगाई और बुनाई की प्रक्रिया से हमें क्या गुजरने के बाद हमें क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। उसी तरह कोकून क्या है? कोकून जिसको कैटरपिलर रेशम के रेशे से अपने आप को ढकने की प्रक्रिया को कोकून कहते हैं। अपने जीवन चक्र से रेशम कीट अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क कीट बनाता है तथा रेशम के रेशम को कताई करके कोकून बनाते हैं। उसी तरह प्राकृतिक संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? प्राकृतिक रेशे जो अभी आपको पढ़ाया गया, प्राकृतिक रेशम वस्त्र शीघ्र से नहीं जलते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे आसानी से जलाने पर वो जल जाते हैं। यही अंतर है। रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई। वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशे की साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशम साड़ी के से कम है। वह जानना चाहती थी ऐसा क्यों है। तो इसके लिए क्या है? क्योंकि प्राकृतिक रेशे से साड़ी रेशम का शुद्ध रूप है और इसके उत्सर्जन से कम समय में मेहनत लगती है, और जबकि संश्लेषित रेशम की साड़ी रेशम का रूप होता है परंतु पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। इसकी वजह से प्राकृतिक साड़ी संश्लेषित साड़ी से महंगी होती है। इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह ये पाठ खत्म हुआ। आप इसे फिर से पढ़ लेंगे और स्वयं से और इसका नोट बना लेंगे जो आपको समझा दिया गया है। और अगले कक्षा में अगले वीडियो में मैं दूसरे पाठ लेकर उपस्थित होंगी। इसे कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि अगला वीडियो आपको देखने में सुविधा होगा।